हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चौरसिया कोचिंग क्लास। मैं राम भवन चौरसिया आज आपको पुनः हिंदी साहित्य का इतिहास का सेकंड वीडियो पार्ट 2 लेकर आया हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें टोटल 30 प्रश्न हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आप हिंदी साहित्य से संबंधित BIQ प्रश्नोत्तरी पढ़ेंगे, जो आपको टेट, सीटेट, सुपर टेट और तमाम कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में तथा हाई स्कूल, इंटर, BA आदि परीक्षाओं में भी प्रायः पूछा जाता है। चूँकि हम टेट, सीटेट, सुपर टेट स्वयं पास हैं और इस बार भी जो है मात्र एक दिन की तैयारी करके मैंने जो है अपर टेट की परीक्षा दिया था, जिसमें 86 नंबर हमको मिला है, 86 नंबर, जो मात्र मैं जो है एक दिन वीडियो देखा था। और सही कहा जाए तो जो मैं अपना वीडियो आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, उस वीडियो पढ़ाने का ही एक योगदान है, माध्यम था कि मैं जो वीडियो पढ़ा रहा था हिंदी माध्यम से, तो मुझको खुद भी जो है नॉलेज हो गया था और कुछ पूर्व का अनुभव भी था। उसी आधार पर जो है जो मैंने टेट और सुपर टेट दिया था, उसके माध्यम से कुछ पूर्व का अनुभव था और जो मैं आप लोगों को यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, उसका भी कुछ अनुभव था। और एक दिन मात्र मैं जो है यूट्यूब देखा था, जिससे कि मैंने जाकर परीक्षा दे दिया। और मुझे जो है, मैं परीक्षा इस नाते दिया था कि मैं अपर टेट में मूल्यांकन करना चाहता था अपना, कि देखें किस प्रकार का प्रश्न आता है। लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से जो है पहले बारे में ही जो है मेरा अपर टेट निकल गया, जिसमें मुझको 86 नंबर मिला हुआ है। तो हमारे कहने का मतलब यह नहीं है, कहने का मतलब यह है कि जब आप बराबर अध्ययन करते हैं या अध्यापन करते हैं, तो आपके अंदर कुछ ऐसे प्रश्न आपके दिमाग में सेट हो जाते हैं, जो कभी या कितने दिनों के बाद भी वो प्रश्न आवे तो आप जो है उसको लगा लेते हैं। तो जो लोग मतलब अपना जो है कंटिन्यू अध्ययन, स्टडी चालू रखते हैं, तो वो कोई भी परीक्षा निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आप लोग भी जो है बराबर स्टडी करते रहिए, चाहे परीक्षा हो चाहे न हो। जितना ही आपके अंदर प्रश्नों का नॉलेज होगा, ज्ञान होगा, उतना ही वह परीक्षा आसान होगी। पहली बात। दूसरी बात यह होती है कि कोई नहीं जानता है कि मतलब कैसा प्रश्न आएगा, चाहे हम हों और चाहे आप हों, कोई नहीं जानता है कि किस परीक्षा में कैसा प्रश्न कहाँ से पूछ देगा, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो मतलब क्लियर होता है कि उसमें से ज़रूर एक प्रश्न आएगा। तो ऐसे ही विषयों से, ऐसे ही प्रश्नों से हम आपको अवगत कराते हैं। दूसरी बात यह है कि जब आप पढ़े रहेंगे तो कहीं से भी प्रश्न देगा तो आप जो है उसको लगा लेंगे, ठीक है। तो आप अध्ययन अध्यापन करते रहिए, ठीक है। और जितना ही ज़्यादा आपको प्रश्नों का उत्तर याद होगा, कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और वह बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही प्रश्नों का सीरीज मैं लेकर यहाँ आया हूँ, जो बारंबार पूछा जाता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और BIQ क्वेश्चन होते हैं। तो कुछ अनुभव अपना भी होता है, लेकिन आपको भी मैं अनुभव अपना बता रहा हूँ कि आप लोग भी इसी तरह जब आप प्रश्न पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और हमारे पढ़ाने का तरीका यह है कि मैं आपके दिमाग में सेट करता हूँ, कोई भी चीज़ हो उसका एक कहानी बताता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ, जिससे कि आपके भी दिमाग में एक मतलब मानचित्रीकरण हो जाए, मतलब एक नक्शा आपके दिमाग में बन जाए। अगर उससे संबंधित कोई व्याख्या भी आ जाए तो एक दो शब्द, एक दो वाक्य आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम पढ़ाते हैं, एक कहानी के रूप में पढ़ाते हैं, जिससे कि वो कहानी, वो शब्द, वो ट्रिक आपके दिमाग के किसी कोने में जाकर वो सेट हो जाए या बैठ जाए, जिससे कि आप कभी भी वह प्रश्न आए तो आप अपने दिमाग से लगा सकते हैं। तो ज़्यादा समय न लेकर के हम अपने मुख्य बिंदु और मुख्य जो है विषय पर आते हैं। इससे पहले आपका भी दायित्व है, आपका भी परम कर्तव्य है कि हमारे हौसला अफजाई करने के लिए आप जो है हमारे चौरसिया कोचिंग क्लास, जो हमारा एजुकेशनल चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना कमेंट दें।
जिससे कि हमारा हौसला अफजाई हो और हम आगे भी आपको इसी तरह का वीडियो प्रेषित करें। तो जो आप हमारा वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, इसको जब आप टच करेंगे तो नीचे 3 घंटी दिखाई देगी। तो जो सबसे ऊपर की घंटी जिसमें ऑल लिखा है इसको आप टच करेंगे तो ये ब्लैक हो जाएगा, और जब यह ब्लैक हो जाएगा तो समझिए हमारा चैनल सब्सक्राइब हो गया। और हम जो भी महत्वपूर्ण वीडियो आपके पास बनाएंगे उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक मिलेगा। तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा लाइक और कमेंट करना न भूलें। अब हम अपने मूल बिंदु और विषय पर आते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास प्रश्नोत्तरी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ऐसे ही कुछ सीरीज लाने के बाद आपको मैं हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाने वाला हूँ। इसको मैं इस नाते लाया हूँ कि जिससे आपको यह अवगत हो जाए कि इसमें कौन प्रश्न कैसे आया है। तो जब यह जानकारी थोड़ा सा आपको हो जाएगा तब हिंदी साहित्य जब हम पढ़ाएंगे तो हम पीछे रहेंगे, आप आगे बताते चले जाएंगे। तो हमको भी पढ़ाने में मज़ा आएगा और आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। और सारी कहानी जो है हिंदी साहित्य का जो क्रमिक विकास है, आदिकाल है, उसके बाद पूर्व मध्यकाल है, फिर उत्तर मध्यकाल है, फिर आधुनिक काल है, फिर उत्तर मध्यकाल को भक्ति काल उत्तर मध्यकाल को रीत काल कहा जाता है, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा जाता है, आधुनिक काल को गद्य काल कहा जाता है, आदिकाल को वीरगाथा काल कहा जाता है। तो ये सारी प्रक्रियाएँ आप समझते जाएंगे। तो ज़्यादा समय न लेकर के हम जो है प्रश्न को पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास प्रश्नोत्तरी वीडियो 2। पुरुष प्रधान सामंती परंपरा को किस मध्ययुगीन कवयित्री ने चुनौती दी थी? ठीक है, तो यहाँ लिख रहा है कि पुरुष प्रधान सामंती परंपरा। तो जो पहले के जो कवि होते थे वो अधिकतर पुरुष ही होते थे, मतलब पुरुष प्रधान कवि होते थे। तो वो एक सामंती परंपरा थी जिसमें जो है पुरुष लोग ही कवि या कविता लिखते थे, या कवि होते थे या कविता लिखते थे। तो उसको किसने चैलेंज किया? उस परंपरा को किसने चैलेंज किया? और चैलेंज करने वाला जब पुरुष प्रधान समाज था तो चैलेंज करेगी तो एक स्त्री ही करेगी। तो वह स्त्री कौन थी? और वह स्त्री क्या थी? कवयित्री थी। ठीक है, कवि का जो है विलोम क्या होता है? कवयित्री। इसको ये भी प्रश्न आता है कि कवि का विलोमार्थी शब्द लिखिए, तो होता है कवयित्री। इसको देख लीजिएगा, कवयित्री, या पर छोटी मात्रा ई और त्री, कवयित्री। ठीक है, कुछ लोग गलत लिख देते हैं। 1 नंबर समझिए आपका इम्पॉर्टेंट है। अक्सर पूछता है कवि का विलोम क्या होता है, तो कवि का जो विलोम होता है कवयित्री होता है। ठीक है, तो वह कौन कवयित्री थी जो पुरुष प्रधान सामंती परंपरा को चैलेंज देती थी या चुनौती दी थी? तो आप लोग भी जानते हैं और नहीं जानते हैं तो जान भी जाइए, ये है मीराबाई। ठीक है, मीराबाई की आप जीवनी जब पढ़ेंगे तो उनको जो है पुरुष प्रधान समाज के द्वारा बहुत ही अपमानित किया गया था, बहुत ही परेशान किया गया था। फिर भी मीरा जी अपने जो उनका लक्ष्य था, जो उनका लगन था, मतलब कविता कहना और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में कविता कहना, तो उन्होंने उसको अपना लक्ष्य नहीं बदला, अपना लगन नहीं बदला। मीरा जो है अपने लगन में मगन थी। ठीक है, तो इसी प्रकार हमको भी अपना लक्ष्य के प्रति जो है मगन होना चाहिए, और चाहे कितना भी कष्ट, कितना भी अपमान सहना पड़े, लेकिन हमको जो है मीराबाई की तरह जो है अपना जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करके ही जो है मतलब सांस लेना चाहिए। तो पुरुष प्रधान सामंती परंपरा को किस मध्ययुगीन यहाँ शब्द जो आया, यहाँ ध्यान रखिए, मध्ययुगीन मतलब जो मध्य युग था, उस मध्य युग में जो है पुरुष प्रधान समाज था और पुरुष प्रधान समाज के लोग ही कवि होते थे। तो इस प्रकार उस युग में जो है कौन सी महिला थी जो है पुरुष प्रधान सामंती परंपरा को चैलेंज दी थी? किस क्षेत्र में? हिंदी साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, मैंने हिंदी साहित्य पढ़ा रहा हूँ, तो चूँकि आप जानिएगा हिंदी साहित्य के इतिहास में, मतलब हिंदी साहित्य के क्षेत्र में कौन ऐसी महिला थी जो पुरुष प्रधान सामंती परंपरा को चुनौती दी थी? तो मीराबाई। संभवतः आपको यह प्रश्न याद हो गया और आपके समझ में आ गया होगा। दूसरा प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने उत्तर मध्यकाल को क्या कहा? ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने उत्तर मध्यकाल को क्या कहा?
अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूँ, तब आप समझ पाएंगे। देखिए यहाँ लिखा है हिंदी साहित्य का काल विभाजन। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन हुआ था, हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है। तो पहला है आदिकाल, दूसरा है पूर्व मध्यकाल, और तीसरा है उत्तर मध्यकाल, और चौथा है आधुनिक काल। तो जो मीराबाई थी उसमें देखिए प्रश्न लिखा है कि मध्ययुगीन। ठीक है, तो मध्ययुगीन का मतलब था इन दोनों पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल के बीच में। ठीक है, तो अब यहाँ दे रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने उत्तर मध्यकाल को क्या कहा। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं पुनः कि जो आदिकाल था उसका एक दूसरा भी नाम था वीर गाथा काल, क्योंकि आदिकाल में वीर गाथा मतलब वीरों का गाथाएं जो है का वर्णन किया गया था कविता के रूप में। ठीक है, तो उसको वीरगाथा काल कहा गया है। और आदिकाल वीरगाथा काल को आदिकाल किसने कहा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो है इसको आदिकाल नामकरण किया था। ठीक है, फिर आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है। उसी प्रकार मध्यकाल को 2 भागों में बांटा गया है, एक पूर्व मध्यकाल और एक उत्तर मध्यकाल। पूर्व का मतलब पहले और उत्तर मतलब होता है बाद। उत्तर माने होता है बाद और उत्तर माने दिशा भी होता है। तो उत्तर का 2 माने होता है, एक जो है प्रश्न और उत्तर भी होता है, 3 हो गया। ठीक है, तो उत्तर का क्या माने हुआ 3। उत्तर मतलब बाद, उत्तर मतलब उत्तर दिशा, और उत्तर मतलब जो है प्रश्न उत्तर। तो पूर्व मतलब पहले का मध्यकाल और दूसरा है उत्तर मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल भी कहा जाता है। कौन काल? भक्ति काल भी कहा जाता है। और तीसरा है उत्तर मध्यकाल, और उत्तर मध्यकाल को ही रीति काल भी कहा जाता है। फिर उस आता है आधुनिक काल, आधुनिक काल को गद्य काल कहा जाता है। इसके पहले जो भी रचनाएं थीं ये तीनों काल में कविता रूप में ही लिखी जाती थीं, लेकिन जब आधुनिक काल आया तो यहाँ गद्य परंपरा का आविष्कार हुआ। ठीक है, तो उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किसने कहा? अब यहाँ प्रश्न है, जो उत्तर मध्यकाल था इस उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किसने नामकरण किया है? ठीक है, तो इसका जो नामकरण जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया। उत्तर मध्यकाल का नामकरण जो है रीतिकाल किसने किया? आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल ने किया। तो आप समझ गए होंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने उत्तर मध्यकाल को क्या कहा? तो रीतिकाल कहा। मैंने उत्तर मध्यकाल का मैंने कोष्ट में डाल दिया है कि इसको रीतिकाल भी कहते हैं। तो रीतिकाल नामकरण किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, ये बहुत बड़े समालोचक थे, आलोचक थे और बहुत बड़े इतिहासकार भी थे। ये जो है हिंदी साहित्य के इतिहास में इनका बहुत बड़ा योगदान है। जैसे इनका नाम है डॉक्टर नगेंद्र जी का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो ये सब जो है हिंदी साहित्य के इतिहासकार हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ही जो है उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम दिया था। आगे है रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है? तो रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि जो थे वो बिहारी जी थे। आपने बिहारी सतसई सुना होगा। तो बिहारी सतसई जो है बिहारी जी ने लिखा था। तो बिहारी सतसई जो है बिहारी जी ने लिखा था, और वो जो है रीति सिद्ध काव्य के प्रमुख कवि थे, मतलब रीतिकाल के वो प्रमुख कवि थे। ठीक है, फिर ये जो बिहारी थे इनका जो रचना है इसकी विशेषता यह है कि ये कम शब्दों में जो है बहुत अधिक वाक्यों का या भावों का जो है वर्णन करते थे। इस नाते इनको जो है गागर का सागर कवि भी कहा जाता है कि ये गागर में सागर भरने वाले कवि हैं। मतलब गागर छोटा होता है और सागर में समुद्र, मतलब गागर में ये सागर भर देने वाले कवि हैं। तो गागर में सागर भरने वाले कवि किसे कहा जाता है? भी एक प्रश्न आता है कि किस कवि को गागर में सागर भरने वाला कवि कहा जाता है? तो वो बिहारी जी हैं। बिहारी जो है बहुत ही कम शब्दों में बहुत अधिक भावों का, यहाँ तक कि एक एक मतलब कविता में 3-3 जो है भावों का, 3-3 कहानियों का वो जो है वर्णन करते हैं। आगे है रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना की? अब देखिए रीतिकाल जो चल रहा था उस रीतिकाल का मतलब यह था कि जो जैसे रीत होता है ना, लकीर का फकीर। रीत का मतलब क्या होता है कि जो यहाँ पूर्व मध्यकाल आप देख रहे हैं ना, तो पूर्व मध्यकाल को ही भक्ति काल कहा जाता है।
तो रीतिकाल मतलब जो भक्ति काल था वही चीज़ यहाँ रीतिकाल में भी चलता आ गया, मतलब उसमें कोई चेंजिंग ज़्यादा नहीं हुई, ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। जैसा भक्ति काल था उसी प्रकार जो है रीतिकाल भी उसके आगे उसी रीत में मतलब लकीर का फकीर चलता रहा। उस रीतिकाल में जब सब लोग भक्ति में ही लीन थे, उसमें कुछ ऐसे कवि थे जो वीर रस की भी रचना किए थे। तो उसमें मात्र एक थे, वो महाकवि भूषण जी थे। कौन थे? महाकवि भूषण जी थे, जो रीतिकाल के समय में जो है वीर रस की रचना किए थे। ठीक है, तो रीतिकाल में कौन ऐसा कवि था जो वीर रस की रचना की या वीर रस से संबंधित रचना की? तो थे महाकवि भूषण जी। इसको याद रखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। फिर दिया है घनानंद किस काव्य धारा के कवि थे? तो जो घनानंद थे वो रीतिकाल के ही जो है प्रमुख कवि थे। ठीक है, भक्ति काल के बाद जो है आपका रीतिकाल आता है। रीतिकाल को जो है उत्तर मध्यकाल भी कहते हैं। तो जो घनानंद जी थे वो जो है घनानंद रीतिकाल के कवि थे। महाकवि भूषण भी जो है रीतिकाल के कवि थे, और जो है बिहारी जी भी जो थे वो रीतिकाल के ही कवि थे। मतलब बिहारी, महाकवि भूषण और घनानंद ये सब जो थे ये सब रीतिकाल के महाकवि थे। अब रीतिकाल घनानंद तो जान ही गए आपकी जो है ये रीतिकाल के कवि हैं, लेकिन इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं इनको मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कवित्त संग्रह, सुजान विनोद, आनंद घन जू, इश्क लता, जमुना जल, वृंदावन सत। ठीक है, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। कवित्त संग्रह, सुजान विनोद, आनंद घन जू, इश्क लता, जमुना जल, वृंदावन सत। ये इनकी जो है घनानंद की प्रमुख रचनाएं हैं। आगे, आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। ठीक है, आधुनिक काल में जो है, आधुनिक मतलब जो मॉडर्न युग चल रहा है, उस मॉडर्न युग में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ये बार बार आता है कि आधुनिक काल में जो है प्रथम खड़ी बोली का महाकाव्य। ठीक है, तो उसे तो खड़ी बोली में कविता रचना कौन शुरू में किए थे? अमीर खुसरो ने किया था। खड़ी बोली में जो है कविता लिखना सबसे पहले कौन शुरू किया था? तो उसको अमीर खुसरो ने शुरू किया था। लेकिन यहाँ पूछ रहा है आधुनिक काल में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है? तो इसको प्रिय प्रवास को जो है खड़ी बोली का आधुनिक काल में प्रथम महाकाव्य माना जाता है। आधुनिक काल आप जानते ही हैं, इसी को गद्य काल भी कहा जाता है। देखिए, आधुनिक काल है, इसको क्या कहा जाता है? गद्य काल। यह 1900 से चल रहा है। अब इसको मैं एक बार और भी बता दे रहा हूँ कि जो वीर गाथा काल था वह जो है 1050 से 1375 ईस्वी तक चला, और भक्ति काल जो है 1375 से 1700 ईस्वी तक चला, और रीतिकाल मतलब उत्तर मध्य काल जो है 1700 से 1900 ईस्वी तक चला, और आधुनिक माने गद्य काल 1900 से अब तक चला है। अब आधुनिक युग के भी कई काल हैं, इसको बाद में हम आपको बताएंगे। इसका जो पार्ट है कैसे कैसे है ये सब हम आपको बाद में बताएंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आदिकाल को ही वीरगाथा काल कहा जाता है, जो संवत 1050 से 1375 ईस्वी तक है। फिर पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा जाता है, जो 1375 से 1700 ईस्वी तक है। फिर उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा जाता है, जो 1700 से 1900 ईस्वी तक है। और आधुनिक काल को गद्यकाल भी कहा जाता है, जो 1900 से अब तक आता है। किसी भी तरह से घुमाकर प्रश्न दे तो आप इसको आप आंसर दे सकते हैं। फिर जो ये प्रिय प्रवास था, इसके लेखक कौन थे? या जब चूँकि यह महाकाव्य है तो जो है लेखक नहीं कहा जाएगा, इनको रचयिता या रचनाकार कहा जाएगा। और जो गद्य लिखते हैं उनको लेखक कहते हैं, जबकि जो कविता लिखते हैं उनको रचनाकार या रचयिता कहा जाता है या कवि कहा जाता है, जबकि जो गद्य लिखता है उसको लेखक कहा जाता है। ठीक है, अंग्रेजी में जो है कवि को जो है पोएट कहा जाता है, कविता को पोएम कहा जाता है, और लेखक को राइटर कहा जाता है। ठीक है, तो प्रिय प्रवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा है। किसने लिखा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने। तो प्रिय प्रवास मतलब आप कहीं प्रवास करते हैं और वह प्रवास जो होता है बहुत अच्छा था, प्रिय था, तो प्रिय प्रवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने लिखा था। इसको याद रखिएगा। यह जो है आधुनिक खड़ी बोली में जो है आधुनिक काल की खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य है। आगे है शुद्धाद्वैतवाद का संबंध हिंदी साहित्य के किस धारा से है? शुद्धाद्वैतवाद
जैसे कई वाद हैं, जैसे आपका शैववाद है, वैष्णववाद है, शुद्धाद्वैतवाद है, एकेश्वरवाद है, कई वाद हैं। तो उसी प्रकार ये शुद्धाद्वैतवाद आता है कि शुद्धाद्वैतवाद का संबंध हिंदी साहित्य की किस धारा से है। तो यह आपका कृष्ण भक्ति धारा से है। किससे है? कृष्ण भक्ति धारा से है। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपको मतलब आपके कानों तक आता है, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसको आप नहीं सुने होते हैं, हम सुना होता है, और वैसे ही प्रश्न आ जाता है। इस नाते हर प्रश्नों का जो है समायोजन आवश्यक है, जिससे कि आप जो आपका नॉलेज बढ़ता रहे। तो शुद्धाद्वैतवाद का संबंध हिंदी साहित्य के किस धारा से है? तो कृष्ण भक्ति धारा से है। इसके जो आविष्कारक हैं वल्लभाचार्य जी हैं। कौन है? वल्लभाचार्य जी हैं। अब कृष्ण भक्ति धारा हो गया। उसी प्रकार दे रहा है राम भक्ति धारा पर किस दर्शन का प्रभाव पड़ा। तो जो राम भक्ति धारा चल पड़ी थी उस पर जो है किस दर्शन मतलब किस फिलॉसफी का जो है प्रभाव पड़ा। तो इसमें विशिष्टाद्वैतवाद मतलब ये रामानुजाचार्य जो है इसके आविष्कारक थे। ठीक है। तो विशिष्ट मतलब राम के जो है गुरु के क्या नाम था? राम के गुरु का नाम वशिष्ठ था। ठीक है। तो राम के गुरु का नाम जो वशिष्ठ था, तो आप लिख सकते हैं कि विशिष्टाद्वैतवाद जो रामानुजाचार्य जी ने। राम यहाँ भी आ रहा है, तो राम के गुरु कौन थे? वशिष्ठ थे। ठीक है। तो राम भक्ति धारा और रामानुजाचार्य दोनों में राम आ रहे हैं और इनके गुरु थे वशिष्ठ। ठीक है। तो आप इनका जो वाद रहेगा वो आप कहेंगे विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक है। और चूँकि गुरु होता है तो इस नाते जो है इनके गुरु जो थे वशिष्ठ जी थे। तो वशिष्ठ के ही गुरु राम थे, तो राम भक्ति धारा जो चलेगी वशिष्ठ जी के माध्यम से चलेगी। तो वशिष्ठ जी के ही शिष्य या उन्हीं के मतलब क्रम में रामानुजाचार्य भी आए हैं। तो एक प्रकार से समझ लीजिए कि रामानुजाचार्य जो थे इसके आविष्कारक थे। और राम भक्ति धारा के पर किस दर्शन का प्रभाव पड़ा? तो विशिष्टाद्वैतवाद का। ठीक है। जिसके आविष्कारक जो है रामानुजाचार्य जी थे। ठीक है। अब आगे देखिए, साकेत के रचनाकार हैं। ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार पूछा जाता है, बार बार इस प्रश्न का जो है आता है, पुनरावृत्ति होती है, ये बहुत पूछा जाता है। तो साकेत के रचनाकार हैं, मैं आज आपको बता दे रहा हूँ, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेगा। ठीक है। तो साकेत के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। इनको राष्ट्रकवि का भी दर्जा मिला हुआ है। तो साकेत मतलब अयोध्या हो। साकेत का कोई माने पूछे पर्यायवाची, तो साकेत मतलब होता है अयोध्या। ठीक है। क्या होता है? अयोध्या। ठीक है। साकेत माने क्या होता है? अयोध्या। और मिथिला नरेश, आपका नाम सुने होंगे, मिथिला नरेश। मिथिला नरेश, तो मिथिला की जो लड़की थी वो कौन थी? सीता जी थी। ठीक है। मिथिला की जो है लड़की का क्या नाम था? सीता जी थी। ठीक है। और मिथिला नरेश उनको कहा जाता है राजा जनक को। ठीक है। राजा जनक जी को कहा जाता है। ठीक है। तो साकेत माने अयोध्या के वर थे राम और मिथिला की लड़की कौन थी? माता सीता जी थी। तो ये दोनों मिलेगा, साकेत और मैथिली शरण गुप्त। ठीक है। तो जो है मिथिला नरेश किसके शरण में गए? मिथिला नरेश जो है साकेत के राजा राम के शरण में गए। ठीक है। तो साकेत मतलब अयोध्या और उसके जो रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ठीक है। यह आपको आजीवन याद होना चाहिए कि साकेत मतलब होता है अयोध्या, और अयोध्या जब इसका माने होता है तो उसी से रिलेटिव जो है इसका आंसर भी है मैथिली, मतलब मिथिला नरेश राजा जनक जी और उनकी पुत्री का नाम सीता था। ठीक है। तो जो है मिथिला नरेश किसके शरण में गए? साकेत के राजा राम जी के पास। ठीक है। गुप्त रूप से। ठीक है। तो साकेत के रचनाकार कौन हुए? मैथिली शरण गुप्त जी हुए। फिर है पुष्प की अभिलाषा, किसकी रचना है? तो पुष्प की जो अभिलाषा है यह माखनलाल चतुर्वेदी जी का है। जो पुष्प की अभिलाषा है वो किसका है? माखनलाल चतुर्वेदी जी का है। ठीक है। पुष्प जो है किसकी अभिलाषा करेगा? एक तरह से एक मान लीजिए पुष्प एक बालक है, एक बच्चा है, तो वो या कृष्ण भगवान ही हैं पुष्प रूप में, तो वो किसकी अभिलाषा करेंगे? माखन का करेंगे। और वो बच्चा कौन है? लाल है। लाल कौन है? कृष्ण भगवान हैं। और कृष्ण भगवान जो है किसकी अभिलाषा कर रहे हैं? पुष्प रूप में माखन की। ये पुष्प के रूप में किसकी अभिलाषा करें, किसकी इच्छा प्रकट कर रहे हैं? वो माखन पाने की इच्छा करें। देखिए माखनलाल
चतुर्वेदी। माखन मतलब माखन, मतलब कृष्ण भगवान को आप ले सकते हैं कि माखन का लाल, मतलब जो माखन को चाहने वाला हो, तो माखन लाल कौन हो गए? भगवान श्री कृष्ण हो गए। और इनकी इच्छा क्या थी? पुष्प की अभिलाषा। वो पुष्प कौन था? नंद नंदन थे। ठीक है, नंद नंदन मतलब जो है वासुदेव के पुत्र। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए पुष्प की अभिलाषा जो है ये किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। फिर आगे है छायावाद उग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा? छायावाद को स्थूल में होता है ठोस पदार्थ के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। ठीक है, तो जो स्थूल होता है, जैसे मान लीजिए एक मतलब मिट्टी का टुकड़ा हो, तो उसको क्या है? स्थूल है। मिट्टी का टुकड़ा क्या है? स्थूल है। और इसके जो सूक्ष्म है उसको कण, अणु और परमाणु कहते हैं। क्या कहेंगे? अणु और परमाणु कहेंगे। तो ये जो सूक्ष्म चीज़ है अणु और परमाणु, उसका भी विद्रोह किया गया। मतलब उसका भी मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ का समझ लीजिए कि उसमें विद्रोह किया गया। मतलब उसका जो है होता है ना कि मतलब जैसे कि बाल का खाल निकालना। ठीक है, तो बाल का खाल निकालना मतलब होता है आलोचना करना, लेकिन वह आलोचना एक सामान्य स्तर से होता है और ये होता है सूक्ष्मतम स्तर का विद्रोह, मतलब आलोचना करना। तो सूक्ष्म का मतलब स्थूल वस्तु का के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, मतलब जो स्थूल था वो मोटा मोटा था। ठीक है, और सूक्ष्म क्या होता है? बहुत महीन होता है, बहुत छोटा होता है। तो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का मतलब जो कोई स्थूल है या व्यक्ति है या कोई सामान है, तो उसमें सूक्ष्मता से विद्रोह किया गया। यह किस आलोचक ने कहा? यह जो है डॉक्टर नागेंद्र जी भी जो है ये बहुत बड़े आलोचक थे। अब प्रश्न भी आ जाता है, ये प्रश्न भी आ जाता है कि डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद किस विधा में प्रसिद्ध थे? तो आप लिख सकते हैं कि जो है आलोचक थे, प्रसिद्ध आलोचक थे। तो आप इसको जान गए होंगे कि छायावाद, यहाँ युग का नाम है छायावाद। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा? तो डॉक्टर नागेंद्र ने कहा। और एक ट्रिक के माध्यम से आप कह सकते हैं नाग छाया में रहता है। मतलब छायावाद में जो सूक्ष्म का विद्रोह हुआ था वो किसने कहा था? नागेंद्र ने। तो नाग जो है कहाँ रहता है? छाया में रहता है। ठीक है, नाग छाया में रहता है। आगे है कामायनी में किस दर्शन का अभिव्यक्ति हुई है? जो कामायनी है जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, कामायनी किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का है। ठीक है, तो जो जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी लिखा उसमें किस फिलॉसफी का जो है अभिव्यक्ति हुई है? तो उसमें शैव दर्शन का। किसका हुआ है? शैव दर्शन का हुआ है। तो काम से विमुक्त, इसका उदाहरण होगा यहाँ काम मतलब होता है, आप जानते हैं काम। ठीक है, तो काम आप जानते हैं, तो काम से मुक्ति कौन विमुक्त था? जिसको जितेंद्री कहा जाता है। तो जितेंद्री कौन थे? भगवान शंकर थे। तो भगवान शंकर जो है, भगवान शंकर मतलब शैव आ गया। ठीक है, तो काम से जो है मुक्त और विमुक्त कौन थे? भगवान शंकर थे। तो कामायनी किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई? तो कामायनी जो है शैव दर्शन, मतलब काम जो है, काम से जो है दूर जो कौन थे? शंकर भगवान थे। तो वही शैव दर्शन होगा इसमें। ठीक है, सरोज स्मृति के रचनाकार हैं। तो सरोज स्मृति के जो रचनाकार हैं वो निराला जी हैं। इनका पूरा नाम जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। ठीक है, अब इसका ट्रिक क्या होगा कि जो सरोज मतलब होता है कमल का फूल। सरोज माने होता है कमल का फूल। ठीक है, तो कमल का फूल कब जो है खिलता है? जब वह सूरज का किरण मतलब सुबह सुबह जब पड़ता है तब वह कमल दल खिलता है। ठीक है, तो सरोज स्मृति जो होती है उसके रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। तो सूर्य सरोज और सूर्य देखिए मिल रहा है, सूर्य सरोज। ठीक है, तो सरोज कब जो है, सरोज मतलब क्या होता है? कमल। देखिए कोई चीज़ याद करिए तो उसके शब्द में ही उसका उत्तर छिपा हो, इस तरह का ट्रिक होना चाहिए कि जैसे आपको अलग से ट्रिक न बनाना पड़े। आप उसमें से ही, जैसे कामायनी में काम आया तो काम से मुक्ति के लिए जो है हमको शंकर जी के शरण में जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये हो गया। उसी प्रकार सरोज है, सरोज का माने होता है कमल। अब कमल कब खिलता है? जब वो सूर्य का जो है सूर्यकांत मतलब सूर्य का कांत माने प्रकाश पाता है। सूर्यकांत मतलब सूर्य का प्रकाश जब वो पाता है तभी तो सरोज खिलता है दिन में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सरोज स्मृति के रचनाकार कौन है?
सरस्वती पत्रिका ने निराला की किस रचना को अस्वीकृत कर दिया था? ठीक है, तो जो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे ये बहुत बड़े कवि थे। ठीक है, लेकिन इनका जो जैसे अमिताभ बच्चन है तो शुरू में वो बहुत ही प्रतिभाशाली थे, लेकिन उनको जो है बॉलीवुड में उनकी जो है अहमियत नहीं दिया गया बॉलीवुड में। लेकिन जो अमिताभ बच्चन थे वो जो है अपना जो है दृढ़ निश्चय कर लिए थे कि हम बॉलीवुड का जो है बादशाह बनेंगे। तो वो जो है अपना जो उनकी आवाज़ है वो अपने आवाज़ को उन्होंने निखारा और इस तरह से ऐसा निखारा अपनी आवाज़ को, ऐसा डायलॉग उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि सभी लोग उनकी आवाज़ से जो है प्रभावित हो गए। चूँकि वो लंबा थे इस नाते मतलब वो कोई भी हीरोइन उनके सामने छोटी हो जाती थी, तो वो अपनी जो कमी थी उस कमी को दूर करने के लिए दूसरा जो विशेषता था उसको निकाला अपनी आवाज़ को, और आवाज़ के माध्यम से वो जो है बॉलीवुड के बादशाह बन गए। ठीक है, ठीक उसी प्रकार जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी जो है बहुत बड़े जो है कवि थे, लेकिन इनकी जो प्रमुख रचना थी जूही की कली। जूही चावला आप जानते ही हैं, जूही चावला आप समझ सकते हैं। फिर बॉलीवुड की अब बात हो गया तो बॉलीवुड की बात हो गया तो बॉलीवुड में ही चला जाए। ठीक है, तो जूही की कली मतलब जूही चावला है यहाँ पर। तो जूही चावला जी जैसे थी हीरोइन थी, उसी प्रकार समझिए कि ये सरस्वती जो पत्रिका थी, आपको मैंने याद कराया था कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। तो मैंने आपको बताया सरस्वती पत्रिका, सर मैंने होता है सर, और सरस्वती पत्रिका का सर हजार। ठीक है, सर हजार मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। इसको आपको याद होना चाहिए, सर ये बहुत ही आता है प्रश्न में। तो सरस्वती पत्रिका के जो संपादक कौन थे? सर हर, यहाँ सर अगर लीजिए तो हर कर दीजिए तभी भी आ जाएगा, सर के बाद हर कर दिए, हर से हजारी हो गया। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की किस रचना को अस्वीकृत कर दिया था, मतलब बाहर कर दिया था कि ये जो है अपना अच्छा आपका जो जूही की कली आपने लिखा है, ठीक है, या नायिका जो जूही की कली है, जूही चावला है, ये आपका उतना स्टैंडर्ड जो है कविता नहीं है। ठीक है, तो उसको अस्वीकृत कर दिया था। ठीक है, तो वो कौन रचना था? प्रश्न यही है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का वह कौन सी रचना थी जिसको सरस्वती पत्रिका ने अस्वीकृत कर दिया था, मतलब निकाल दिया था, वो उसके योग्य, उसके मानदंड के योग्य नहीं माना था। तो वह कौन थी? जूही की कली थी। तो शायद आपको याद हो गया होगा कि जो सरस्वती पत्रिका थी उसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कौन सी यह रचना थी जो उसमें ऐड नहीं किया, तो कौन था? जूही की कली थी। इसको याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न ये भी याद करिएगा, जूही की कली किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। ठीक है, इसको भी याद कराने का मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ कि जूही की जो कली होती है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ सरोज स्मृति बताया, सरोज माने क्या होता है? कमल। और कमल जो है यहाँ देखिए एक चीज़ और भी विशेषता देखने को मिल रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाओं में कि ये जो है कुछ फूलों से संबंधित जो है या पुष्प से संबंधित अपने कविता का जो है नामकरण किए हैं। जैसे सरोज स्मृति, यहाँ देखिए जूही भी एक कली है, सरोज भी एक कमल का फूल है, जूही भी एक क्या है? एक कमल का एक फूल ही है। तो ये जूही भी एक फूल है, जूही की कली माने फूल होता है। तो जूही की कली भी कब खिलती है? सूर्य का जो वह कांत माने प्रकाश या किरण पाती है तभी जो है वो खिलती है। कांत माने क्या होता है? किरण या प्रकाश। ठीक है, तो जूही की कली भी कब खिलती है? जब सूर्य का कांत पाती है, सूर्य का किरण पाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप इसको भी याद रखिएगा कि जूही की कली किसकी है? तो जूही की कली कब खिलती है? सूर्य का जब कांत पाती है, मतलब सूर्य का किरण जब प्राप्त करती है दिन में। ठीक है, और दूसरा बात सरोज स्मृति, सरोज मतलब कमल का फूल, वो भी कब खिलता है? जब दिन में सूर्य का प्रकाश या कांत मिलता है या किरण मिलता है तब खिलता है। तो इस प्रकार से दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा। सरोज स्मृति के भी रचनाकार जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं और जूही की कली के भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। बाद में हम जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की और भी रचनाएं हैं उसको मैं ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराऊंगा और अन्य कवियों का भी मैं याद कराने का प्रयास करूंगा। आगे है आधुनिक काल की मीरा किसे कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी बार बार आता है। आधुनिक काल मतलब मॉडर्न युग में जो है मीरा किसे कहते हैं? मीराबाई किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को जो है मीराबाई का दर्जा मिला हुआ है। आधुनिक काल की मीरा जो है किसको कहा जाता है? महादेवी
वर्मा को कहा जाता है। इसी प्रकार जो है दक्षिण भारत की मीरा भी एक प्रश्न आता है कि दक्षिण भारत की मीरा किसे कहा जाता है, तो दक्षिण भारत का मीरा जो है आंडाल को कहा जाता है। आंडाल एक महिला थी, ठीक है, दक्षिण भारत की आंडाल एक महिला थी, ठीक है, आंडाल एक महिला थी दक्षिण भारत की, जो है उनको जो है दक्षिण भारत का जो है मीरा कहा जाता है, ठीक है। उसी प्रकार आधुनिक काल की मीरा किसे कहते हैं, महादेवी वर्मा को। अब देखिए यहाँ लिखा है मीरा, ठीक है, तो मीरा क्या थी, महान थी, मीरा क्या थी, एक महान स्त्री थी। मीराबाई क्या थी, एक महान स्त्री थी। तो मीराबाई में जब एक महान स्त्री थी तो महा से महादेवी आ गया, और मीरा जो थी जो है देवी भी थी, क्या थी, देवी थी, मैंने एक स्त्री थी, तो महादेवी इसमें आ जाएगा। मीरा क्या थी, एक मीरा महादेवी थी। मीरा जो क्या थी, महान देवी थी। मीरा क्या थी, महान देवी थी। तो मीरा में आप महान जोड़ देंगे या महा जोड़ देंगे, और उसके बाद देवी तो थी ही वो, ठीक है। तो मीरा महादेवी जो है आपका प्रश्न हो जाएगा कि मीराबाई जो है आधुनिक काल की कौन मीराबाई हैं, तो आधुनिक काल की मीरा क्या थी, महान थी, महान क्या थी, देवी थी, तो महादेवी वर्मा हो जाएंगी, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो और हमारा ये ट्रिक अच्छा लगे तो हमको जो है कमेंट अवश्य करिएगा। आगे देखते हैं। प्रकृति का सुकुमार कवि, प्रकृति का सुकुमार कवि कौन है, तो प्रकृति का जो सुकुमार कवि हैं ये सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। तो यहाँ देखिए सुकुमार लिखा, क्या लिखा, सुकुमार। तो सु जब यहाँ है तो सु से सुमित्रा भी हो गया, ठीक है। अब कुमार माने होता है नंदन, सु माने सुमित्रा। देखिए यहाँ सु जब आप उठाएंगे तो सु से हो जाएगा सुमित्रा, अब कुमार से हो जाएगा नंदन, ठीक है। अब पंत में प्रकृति है, ये है, पंत में क्या है, प्रकृति है, ठीक है। तो जो प्रकृति का सुकुमार कवि जब आप कहेंगे तो उनका सभी नाम इसमें आ जाएगा। सु से हो जाएगा सुमित्रा, कुमार से हो जाएगा नंदन, और प्रकृति से हो जाएगा पंत। तो प्रकृति का जो सुकुमार कवि है, सुकुमार माने कोमल कवि कौन कहा जाता है, तो उनको सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। सुकुमार सुमित्रा नंदन, सु माने सुमित्रा और कुमार माने नंदन। आप कुमार माने नंदन जानते ही हैं, ठीक है। तो सुमित्रा प्रकृति का जो सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, आपको सु से सुमित्रा, कुमार से नंदन और प्रकृति से पंत, ठीक है। तो यह आपको शायद अच्छी तरह से याद रहेगा कि प्रकृति का जो सुकुमार कवि जो है सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछता है। ऐसे ही प्रश्नों का हम जो है इसमें समायोजन किए हैं। फिर देखिए लिखा है अंधेरे में कविता रचनाकार हैं, ठीक है। तो अंधेरे में कविता रचनाकार हैं मुक्तिबोध, ठीक है। मुक्तिबोध जो जी थे, गजानन इनका नाम है, गजाधर नाम है इनका, मुक्तिबोध का दिखा रहे हैं, गजानन माधव, ठीक है। इनका पूरा नाम है गजानन माधव, ठीक है। इनका पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है। तो अंधेरे में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि आषाढ़ का एक दिन, ठीक है। इसके पूर्व की वीडियो मैंने बताया था आषाढ़ का एक दिन जो है किसका रचना है, तो मैंने बताया था मोहन राकेश का। अभी तक हमको याद है, क्योंकि जो दिन होता है, दिन का विलोम होता है राका, ठीक है, और राका प्लस इससे राकेश हो गया, ठीक है। तो हमको याद हो गया कि जो आषाढ़ का एक दिन था उसका जो रचनाकार है जो है मोहन राकेश हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार देखिए यहाँ विलोम इसका हो रहा है, कहीं कहीं जो है अनार्थी शब्द लिया जाता है और कहीं कहीं विलोम शब्द में भी याद किया जाता है। तो अंधेरे में क्या मुक्ति मिलेगी आपको, अंधेरा मतलब होता है अज्ञानता, तो अंधेरा का मतलब क्या होता है, अज्ञानता का प्रतीक है। तो अंधेरे में आपको क्या मुक्ति मिलेगी, अज्ञानता में क्या आपको मुक्ति मिलेगी, कभी नहीं मिल सकती है। तो आपको मुक्ति कब मिलेगी, प्रकाश में मिलेगी, ठीक है। जब आप माधव के रास्ते पे चलेंगे, कृष्ण भगवान के रास्ते पे चलेंगे तो तब आपको मुक्ति का बोध होगा, ठीक है। आप अंधेरे मतलब अज्ञानता के रास्ते पे जब चलेंगे तो मुक्ति का बोध नहीं होगा। कब आप चलेंगे, जब आप प्रकाश के मार्ग पर चलेंगे तब आपको क्या होगा, मुक्ति का बोध होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं कि अंधेरे में जो है कि रचनाकार कौन है, मुक्ति बोध जी हैं। आगे प्रश्न है आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार काव्य संग्रहकार कौन है, ठीक है। तो आंगन के पार द्वार, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपका अगना है, उसके पार जो है जो द्वार है उस काव्य का संग्रहकार कौन थे, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी थे। यह जो है इस आंगन के पार द्वार में जो है एक पिक्चर का जो है एक तरह समझ लीजिए कि ये
नाम की तरफ लग रहा है, आंगन के पार द्वार लग रहा है ना, जैसे पिक्चर का कोई नाम हो, आंगन के पार द्वार। ठीक है, तो ये जैसे ऐसा जितना नाम है वो समझिए एक तरह से वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी का है। इसी तरह इनका नीचे में एक है, कितने नावों में कितनी बार पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, ये भी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी का है। ठीक है, तो जो पिक्चर टाइप का नाम होता है, आंगन के पार द्वार, कितने नावों में कितनी बार। ठीक है, देखिए यहाँ द्वार आया है, यहाँ बार आया है। ठीक है, तो ऐसा जो है ये अधिकतर ऐसे ही लिखते थे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, मतलब उनका एक तरह से एक वाक्य की तरह होता था। एक जो है जैसे आंगन की कोई रचना होता है, जैसे मान लीजिए इस सरोज स्मृति है, 2 शब्दों में है, लेकिन इनका देखिए एक पूरा लग रहा है जैसे कि एक वाक्य हो। ठीक है, आंगन के पार द्वार, उसी प्रकार कितने नावों में कितनी बार। ठीक है, ये पूरा एक जो है वाक्य की तरह है, और इतना लंबा जो है वाक्यों में लिखने वाले कौन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिनका मतलब लंबा जो है हेडिंग हो या शीर्षक हो या कहानी का नाम हो। तो यहाँ प्रश्न है कि आंगन के पार द्वार काव्य संग्रहकार कौन थे, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। इनका नाम भी तो बड़ा है, देख लीजिए जिस प्रकार इनका कविता का नाम है आंगन के पार द्वार 4 शब्दों में, उसी प्रकार इनका नाम भी है 3 शब्दों में, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। ठीक है, ये जो है इस पर इन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त किया था सन 1979 ईस्वी में। ठीक है, प्रश्न भी आ सकता है कि आंगन के पार द्वार में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया था, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 1979 में उन्होंने प्राप्त किया था। फिर आगे दिया, कितने नावों में कितनी बार पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो कितने नावों में कितनी बार पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को 14 अगस्त 2014 में मिला था। 14 अगस्त 2014 में कितनी नावों में कितनी बार जो है इस पर जो है सच्चिदानंद हीरानंद को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अब ये कैसे लिखते थे, जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी हैं, ये प्रयोगवाद और नई कविताओं को साहित्य जगत में प्रतिष्ठित करता है। ठीक है, ये नए कविता का प्रयोग करते थे, नई कविता का इन्होंने प्रयोग किया, और प्रयोग करने के साथ ही साथ ये साहित्य जगत में उसे प्रतिष्ठित भी किए, मतलब स्थापित भी किए। तो जो है इनका विशेषता है कि ये प्रयोगवाद और नई कविता को साहित्य जगत में प्रतिष्ठित किए। फिर आगे प्रश्न है, संसद में से सड़क तक काव्य संग्रह। ठीक है, तो संसद से सड़क तक जो है काव्य संग्रह करता कौन है, धूमिल जी हैं। कौन है, धूमिल जी हैं। इनका पूरा नाम है सुदामा पांडे धूमिल। ठीक है, तो संसद में जानते ही हैं कि बार बार धरना प्रदर्शन होता है। संसद में क्या होता है, बार बार धरना प्रदर्शन होता है। तो जब धरना प्रदर्शन होता है तो क्या होती है, सड़कों पर धूल जम जाती है। संसद की सड़क पर क्या जम जाती है, धूल जाती है, और धूल जमने से वो सड़क क्या हो जाता है, और अगल बगल के जो मकान होते हैं क्या हो जाता है, धूमिल हो जाता है। क्या हो जाता है, धूमिल हो जाता है, मतलब गंदा हो जाता है। तो संसद से सड़क तक जब भी कोई प्रश्न का पूछे कि इसका कौन काव्य संग्रह करता है, तो आप जान जाइएगा कि धूमिल जी हैं। इनका पूरा नाम सुदामा पांडे जी है। तो संसद क्या हो जाता है, धूमिल हो जाता है। कैसे धूमिल होता है, तमाम धरना प्रदर्शन बार बार होता है, साल में कई बार होता है, जिससे सड़क जो है क्या हो जाता है, उस पर धूल जम जाता है, धूल से वो धूमिल हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रखिए। इस प्रकार मैंने आपको 17 प्रश्नों का यह सीरीज वाला वीडियो प्रस्तुत किया। चूँकि वीडियो लंबा हो जा रहा है, इस नाते बाकी प्रश्नों का उत्तर मैं इसके अगले वीडियो में दूंगा। अगर हमारा इसी तरह का ज्ञानवर्धक और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल चौरसिया कोचिंग क्लास को आप अवश्य सब्सक्राइब और लाइक करें, और अपने सुंदर कमेंट से हमारा हौसला अफजाई करें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।